हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी पे डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पीटी स्पेशल रिवीजन सीरीज, जिसमें ये कला एवं संस्कृति है। जो अभी तक हमने इसमें लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ ही हमारा चौथा और अंतिम टॉपिक होगा। इस अंतिम टॉपिक के साथ इनको कंप्लीट करेंगे और जो रिवीजन के लिए आपको काफ़ी सहायक साबित होगी। अब पढ़ते हैं भारत की दार्शनिक प्रवृत्तियों के बारे में क्या क्या रही हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है, भारत को पहली शताब्दी से पूर्व 6 आस्तिक व 3 नास्तिक दार्शनिक मतों का प्रतिपादन हो चुका था। कितना हो चुका था? पहली शताब्दी से ही 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। आस्तिक मत को षडांग दर्शन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल है। जिसमें 6 आस्तिक कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। और नास्तिक के अंतर्गत आता है बौद्ध, जैन, चार्वाक प्रमुख हैं। इसे भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। सांख्य के द्वारा सांख्य कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित इस दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है और इसकी रचना है तत्व समास। क्या है इसकी रचना? तत्व समास है। बाद के आचार्यों में प्रमुख ईश्वर कृष्ण है और उनका ग्रंथ सांख्यिकी कारिका प्रसिद्ध है। इसमें सत्कार्यवाद, विकासवाद और भौतिकता के साथ साथ संख्या आधारित आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता प्रसिद्ध है। योग दर्शन के बारे में जो दूसरी आती है, इसके प्रेरिता पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। भारत की इस दर्शन की महत्ता ऐसी रही कि वर्तमान दौर में यूएनओ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। अब तीसरा आता है न्याय के बारे में। न्याय के प्रवर्तक महर्षि गौतम रहे और जिसका ग्रंथ न्याय सूत्र इस दार्शनिक प्रवृत्ति का पहला ग्रंथ माना जाता है। 12वीं सदी में न्याय दर्शन को नया रूप गंगेश उपाध्याय ने अपने ग्रंथ तत्व चिंतामणि में दिया और इस दर्शन में तत्व और प्रमाण के प्रयोग का महत्व प्रतिपादित हुआ है। वैशेषिक के बारे में, ये इस दर्शन में प्रवर्तक महर्षि कणाद रहे, जिन्होंने कणा सूत्र रचा। इन्होंने द्रव्य और भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की। इसी तरह मीमांसा के बारे में पढ़ते हैं। मीमांसा कर्मकांड युक्त आधारित इस दर्शन के प्रतिपादन में आचार्य जैमिनी का नाम अग्रण्य रहा है। और मीमांसा के अनुसार वेदों में कही गई बातें सदासत्य होती हैं और यह पुरोहितवाद, बाह्य आडंबर को बढ़ावा देने वाला दर्शन होता है। अब पढ़ते हैं वेदांत के बारे में। वेदांत ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है और इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में इस पर 2 विख्यात भाष्य शंकराचार्य और रामानुज द्वारा लिखे गए हैं। ज्ञान आधारित इस दर्शन की पृष्ठभूमि में उपनिषद था और ब्राह्मण हिंदू धर्म का अधिकांश दार्शनिक मतवाद इसी वेदांत दर्शन से प्रभावित प्रेरित रहा है। अब पढ़ते हैं चार्वाक दर्शन के बारे में। चार्वाक लोक में प्रिय होने के कारण इसे लोकायतन दर्शन कहते हैं। मान्यता है कि इसका प्रचलन गुरु बृहस्पति ने किया था और वेदों और ईश्वर का कठोर खंडन करने के कारण इसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। चार्वाक दर्शन का मूल आधार उसकी भौतिकवादी दृष्टि रही है और यह लोह तकनीक, धातु, मुद्रा और शिल्प व्यापार के प्रगति के कारण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच वैज्ञानिक और भौतिकतावादी विचारधारा पनपी, जो कि चार्वाक दर्शन के फैलाव विस्तार में सहायक थे। 5वीं सदी के तक आते आते भौतिकतावादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। अब पढ़ते हैं भक्ति काल के प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय एवं मत। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने इसके जो 6 आस्तिक शब्दावली रही हैं उनमें पढ़ा है, जिसे षडांग दर्शन कहा गया है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के बारे में पढ़ा है और साथ ही चार्वाक दर्शन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अब पढ़ते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय एवं मत के बारे में, जिसमें पहले प्रवर्तक शंकराचार्य जी रहे। इनका संप्रदाय था स्मृति संप्रदाय, जो इनका मत था अद्वैतवाद। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जो ये सांख्य दर्शन, जो षडांग दर्शन सिद्धांत हमने पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से याद करना है। इसमें आता है प्रवर्तक में रहे शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय अद्वैतवाद से संबंधित रहे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित रहे, जिसमें विशिष्टाद्वैतवाद सम्मिलित है। और निम्बकाचार्य जो सानक संप्रदाय से संबंधित है, इनमें द्वैताद्वैतवाद। और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से, इन्हें द्वैतवाद। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शंकराचार्य जी किस मत से संबंधित है, रामानुजाचार्य जी, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका क्या मत रहता है और इनको 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए जाते हैं, तो उनको मिलान के रूप में भी क्वेश्चन देते हैं।
कबीरदास कबीरपंथ से संबंधित रहे, नानक सिख संप्रदाय से, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय या पुष्ट मार्ग से, जिसे शुद्ध द्वैतवाद इनका मत रहा। चेतन्य महाप्रभु इनका मध्य गौड़ीय संप्रदाय रहे तथा आचित्य भेदभाव से मत रहा। दादू दयाल दादू पंथ और निफक संप्रदाय से संबंधित रहे। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय से, भास्कराचार्य भेदवाद से, श्रीकंठ शैव विशिष्टाद्वैतवाद से और श्रीपति वीर शैव विशिष्टता द्वैत और विभान विभू भिक्षु अभिविभागाद्वैत और रामानंद श्री संप्रदाय से और 14वीं शताब्दी से संबंधित रहे हैं। अब पढ़ते हैं सूफी संत के बारे में और इनका कालक्रम क्या क्या रहा, जो क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट रहता है, कभी क्वेश्चन आ जाती है इनसे रिलेटेड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का काल 12वीं से 13वीं शताब्दी में रहा। इनका समकालीन चौहान, गौरी और ऐबक रहे। लाहौर, दिल्ली, अजमेर इनका केंद्र रहा। बख्तियार काकी का काल 12वीं से 13वीं शताब्दी रहा, जिसके समकालीन गौरी, ऐबक और इल्तुतमिश रहे, जिनका केंद्र लाहौर, मुल्तान और दिल्ली रहा। हमीउद्दीन नागौरी का काल 12वीं से 13वीं शताब्दी रहा, जिसमें गौरी, ऐबक और इल्तुतमिश के ये समकालीन रहे और इनका केंद्र राजस्थान, नागौर, सुभाल में रहा। बाबा फरीद 12वीं से 13वीं शताब्दी तक रहे। इनका जो समकालीन रहे ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन रहे, जिसमें केंद्र पंजाब रहा। निजामुद्दीन औलिया 13वीं से 14वीं शताब्दी में रहे, जिनका खिलजी और तुगलक इसके समकालीन रहे और दिल्ली इनका केंद्र रहा। नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी 13वीं से 14वीं शताब्दी के काल के रहे, जिसके समकालीन तुगलक, परवर्ती तुगलक शासक रहे और इनका केंद्र दिल्ली, ग्यासपुर रहा। फिर आता है बुरहानुद्दीन बंदानवाज 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास रहे, जिसमें तुगलक, प्रारंभिक बहमनी और गुलमर्गा बीदर के केंद्र रहा। गैरसू दराज यह 14वीं से 15वीं शताब्दी तक रहे, जिसमें तुगलक, प्रारंभिक कहानी, बहमनी यह समकालीन रहे तथा गुलबर्गा बीदर इनका केंद्र रहा। शेख सलीम चिश्ती इनका 16वीं शताब्दी में काल रहा तथा मुगल अकबर इनके समकालीन रहे और अजमेर, फतेहपुर सीकरी इनका प्रमुख केंद्र रहा। अब पढ़ते हैं एक लूनी सोलर कैलेंडर जो भास्करावाद में है। असम सरकार ने घोषणा की है कि लूनी सोलर कैलेंडर भास्करावाद को राज्य में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि भास्करावाद जो कैलेंडर है वह युग की शुरुआत के 7वीं शताब्दी के स्थानीय शासक भास्कर बर्मन की अधिरोहण की तारीख से मानी जाती है। यह चंद्र एवं सोलर वर्ष दोनों चरणों पर आधारित है और यह तब शुरू हुआ जब भास्कर बर्मन को कामरूप साम्राज्य का शासक बनाया गया और भास्कर बर्मन उत्तर भारतीय शासक हर्षवर्धन के समकालीन एवं राजनीतिक सहयोगी थे और भास्करावाद और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच 593 वर्ष का अंतर रहा है। भास्कर बर्मन के बारे में, भास्कर बर्मन का काल 600 से 650 ईस्वी के बीच रहा। ये बर्मन वंश से संबंधित थे तथा इन्हें कामरूप साम्राज्य के शासक थे। कामरूप भास्कर के अधीन भारत के सबसे उन्नत राज्यों में से एक था और कामरूप असम का एक पहला ऐतिहासिक राज्य था। भास्कर बर्मन का नाम चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनयांग की यात्रा वृत्तांत में पाया जाता है, जिसने उसने शासनकाल के दौरान कामरूप का दौरा किया था। इन्हें बंगाल के पहले प्रमुख शासक शशांक के खिलाफ राजा हर्षवर्धन के साथ गठबंधन के लिए जाना जाता है। अब पढ़ते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में। इसे वर्ष 2004 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क उन शहरों के साथ उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया था जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता की पहचान की थी। इसमें रचनात्मक क्षेत्र हैं। इसमें 7 क्षेत्रों को रचनात्मक क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। अब UCCN में शामिल भारत के शहर हैं, जैसे श्रीनगर को शिल्प और लोक कला में 2021 में शामिल किया गया, मुंबई को फिल्म से संबंधित इसे 2019 में, हैदराबाद पाक कला में जिसे 2019 में, और चेन्नई को संगीत एवं रचनात्मक शहर के रूप में 2017 में, और जयपुर को शिल्प और लोक कला में 2015 में, वाराणसी को संगीत का रचनात्मक शहर 2015 में इसे शामिल किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि हर वर्ष अलग अलग जैसे 2015 में शामिल हुए, 2017 में, 2019 में और अभी 2021 में हुए, तो इनको याद कर लेना है कि श्रीनगर शिल्प और लोक कला में, मुंबई फिल्म में, हैदराबाद पाक कला में और चेन्नई दक्षिण संगीत का रचनात्मक शहर और वाराणसी भी संगीत का रचनात्मक शहर और जयपुर को शिल्प और लोक कला में और श्रीनगर को भी शिल्प और लोक कला में यह स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है श्रीनगर के रचनात्मक शहर में। श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का यह दूसरा शहर है। यह न केवल श्रीनगर शहर को वैश्विक पहचान देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग
शिल्प विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और उत्पाद प्रोत्साहन के लिए पिचिंग क्राफ्ट में भी मदद करेगा। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर की राजधानी विश्व के 295 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क क्लब में शामिल हो गई है। यूनेस्को ने 49 शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया है। इसके साथ ही दुनिया के रचनात्मक शहरों की कुल संख्या 90 देशों में 295 तक पहुंच गई है। श्रीनगर लंबे समय से अपनी कला एवं शिल्प के लिए प्रसिद्ध रहा तथा पारंपरिक कश्मीरी हस्तशिल्प जैसे पश्मीना शॉल, कालीन, हाथ से बुने हुए आसन, कसीदाकारी, जैकेट, फिरहन, स्कार्फ अत्यंत प्रसिद्ध रहे। पेपरमाची के बारे में, पेपरमाची शिल्पकला यह श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम एवं अनंतनाग में भी प्रसिद्ध है। चक्री के बारे में, चक्री यह श्रीनगर में पारंपरिक लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध, यह है कहाँ, श्रीनगर में चक्री। अब बढ़ते हैं संत तुकाराम शिला मंदिर के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के मंदिर में शहर देहू में संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। वरकरी संप्रदाय के बारे में, वरकरी संप्रदाय संत तुकाराम और उनके कार्य के पूरे महाराष्ट्र में फैले वरकरी संप्रदाय के केंद्र में है और यह जाति विहीन समाज के लिए उनके संगीत, संदेश और रीति रिवाजों से इनकार करना जैसे सिद्धांतों ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया है। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का भी श्रेय दिया जाता है। संत तुकाराम के बारे में, संत तुकाराम वह शिवाजी के समकालीन थे और उन्हें सबसे बड़ा मराठा भक्ति सुधारक माना जाता है। उन्होंने विठ्ठलबा पंथ को लोकप्रिय बनाना, उन्होंने विठ्ठल स्वामी पर भी भक्ति गीतों की रचना की जिन्हें अभंग कहा जाता है। उन्होंने समानता और सार्वभौमिक भाईचारे पर संदेश दिया। और भगवान विठ्ठल जो भगवान विष्णु का एक रूप के रूप में वरकरी कहलाते हैं, उन्हें भक्ति आंदोलन के दौरान वरकरी एक पंथ के रूप में स्थापित हुआ और वरकरी परंपरा 13वीं शताब्दी से महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा रही। वारकरी संप्रदाय एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है जो शंकराचार्य के अद्वैत या अद्वैतवाद दर्शन में विश्वास करता है। ज्ञानदेव या ध्यानेश्वर को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने ज्ञानेश्वर लिखा था जो भागवत गीता का सरलीकरण संस्करण रहा है। वारकरी संप्रदाय के संबंध में हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा से है और यह भक्ति आध्यात्मिक परंपरा के भीतर एक संप्रदाय है जिसका संबंध भौगोलिक रूप से महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक से है। वारकरी परंपरा का विकास के बारे में, यह दक्षिणी महाराष्ट्र में पंढरपुर के आसपास अधिक हुआ है और महाराष्ट्र की मराठी भाषा में वारी का अर्थ है तीर्थ यात्रा। एक तीर्थ यात्रा को वारकरी कहा जाता है। मतलब जो भाषा का अर्थ है वारी और जो तीर्थ यात्रा है कि जो यात्री है उसके लिए वारकरी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष वारकरी हिंदू चंद्र कैलेंडर के आषाढ़ मास में एकादशी के दिन पंढरपुर नामक पवित्र शहर में एकत्रित होते हैं। एक अन्य तीर्थ यात्रा कार्तिक महीने की एकादशी को संपन्न होती है और इस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा की जाती है। किंतु वारकरी पंढरपुर में अपने इष्ट देव भगवान विठोबा, इन्हें विठ्ठल के रूप में भी जाना जाता है, की पूजा करते हैं और विठोबा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस कारण वारकरी वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है और वारकरी से जुड़े भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं गुरुओं में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखा मेला, गाडगे महाराज शामिल हैं, जिन्हें संत की उपाधि दी गई है। अब पढ़ते हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम एवं उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सा यात्री कब आया। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक के बारे में, यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासनकाल में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी के बारे में, अलबरूनी यह भारत महमूद गजनबी के साथ आया और तथा अलबरूनी ने तहरीक ए हिंद तथा किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज तथा राजनीति का वर्णन मिलता है। अब आता है अरबी यात्री अल-मसूदी के बारे में। यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा महजुल जवाह नामक ग्रंथ लिखा गया था। चीनी यात्री के बारे में, चीनी यात्री सिंह, यह चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। हेरोडोट्स के बारे में, हेरोडोट्स को इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसने अपनी प्रथम हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया। इब्न बतूता के बारे में, यह अफ्रीकी यात्री मोहम्मद तुगलक के समय भारत आया था और मोहम्मद तुगलक द्वारा इसे प्रधान काजी नियुक्त किया गया तथा राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता द्वारा रहीला की रचना भी की गई तथा इसे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो रहीला इससे क्वेश्चन पूछा गया है। चीन बेपिस्ट टेबेरकियर के बारे में, शाहजहां के शासनकाल में भारत आया और इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी गई है। डायनोसियस के बारे में, डायनोसियस या मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस सम्राट अशोक महान के शासनकाल में इंडिया आया था। टालमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टालमी ने 2री शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, ऐसे संबंधित है। डाइमेकस या बिंदुसार के राजदरबार में भारत आया था तथा डाइमेकस ने सीरियन नरेश आंत्योकस का राजदूत था और इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित रहे।
विलियम हॉकिंस के बारे में, यह 1608 में ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में आया था और उसके द्वारा यात्रा वृत्तांत में जहांगीर की दरबारी व्यवस्था, दरबार में मनाए जाने वाले नौरोज का उत्सव, सम्राट के तुलादान तथा जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अब पढ़ते हैं वेनिस यात्री निकोलाओ मानुची के बारे में। यह वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा स्टूडियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन मिलता है। पिल्ली के बारे में, पिल्ली के द्वारा लिखित पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, काफ़ी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। यह भारत में पहली शताब्दी में आया था तथा पिल्ली द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई और इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है चीनी यात्री फाहियान के बारे में। यह एक चीनी यात्री था जो गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था तथा 411 ईस्वी में भारत में रहा। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना और इससे अपने विवरणों में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। अब पढ़ते हैं पीटर मांडी के बारे में। पीटर मांडी 1628 में जहाँ के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में लगभग 8 वर्ष रुका था। उसके यात्रा वृत्तांत से शाहजहां के काल की राजनीतिक घटनाओं, मुगल दरबार की व्यवस्था, मुगल सम्राटों के व्यक्तिगत जीवन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उसने मराठों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का भी उल्लेख किया है। अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी यात्री ट्रेवनियर के बारे में। यह फ्रांसीसी यात्री जॉन बेपिस्ट ट्रेवनियर 1604 ईस्वी में भारत आया था और उसके यात्रा वृत्तांत से भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रांसीसी डॉक्टर बर्नियर के बारे में, यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो 1556 ईस्वी में भारत आया था। इसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है तथा इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है जो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब पढ़ते हैं बाराबोसा के बारे में। यह 1560 ईस्वी में भारत आया था और यह विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। फ्रांसीसी सैनिक बेलिंगटर की डी लास्पिन के द्वारा, यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो 1670 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था और इसका पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वेनिस यात्री मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था और यह वेनिस की यात्रा था जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। यूनानी शासक मेगास्थनीज के बारे में, यह एक यूनानी शासक सेल्यूकेट का राजदूत था जो 302 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक से मौर्य युग की संस्कृति, समाज एवं भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब पढ़ते हैं चीनी यात्री संयोगन के बारे में। यह चीनी यात्री था जो 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित पंक्तियाँ एकत्रित किया। तारानाथ के बारे में, यह तिब्बती लेखक था जिन्हें कंग्योर तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की और इन्हें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सर टॉमस के बारे में, यह 1616 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। इसके द्वारा जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। हैमिल्टन के बारे में, हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक था जो फर्रुखसियार के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया था। चीनी यात्री हुआनशांग के बारे में, यह भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और 630 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा तथा 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। और हुआनशांग के भ्रमण वृत्तांत को CUकी नाम से भी जाना जाता है। इसके विवरण में हर्षवर्धन के काल में समाज, धर्म एवं राजनीति का उल्लेख किया गया। प्रमुख शब्दावलियाँ जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैन धर्म से संबंधित शब्दावली में आता है पहला आश्रव। आश्रव अज्ञानता के कारण कर्मजीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं, इन्हें आश्रव कहा जाता है। कर्मजीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं अज्ञानता के कारण। संबर यह त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों के जीव की ओर बहाव रुक जाता है जिसे संवर कहते हैं। निर्जरा, संवर के बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को निर्जरा कहा गया। केवल सर्वश्रेष्ठ या पूर्ण ज्ञान को केवल कहा गया। संलेखना पद्धति, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। संलेखना पद्धति यह एक धार्मिक प्रथा है जिसमें जैन मुनि संथारा या अनशन करके प्राण त्याग देते हैं। पुदुक्कल के बारे में, इसका तात्पर्य उस तत्व से है जिनका संयुक्त तथा विभाजन किया जा सके। इनका सबसे छोटा भाग अनु कहलाता है। पूर्व के बारे में, जो जैन के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। अनंत चतुष्टय को, मोक्ष के बाद जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है और जैन धर्म में से अनंत चतुष्टय कहा गया है। स्यादवादी अनेकांतवाद के बारे में, जैनियों का एक सिद्धांत जिसके अनुसार प्रत्येक ज्ञान एवं तत्व को 7 रूपों में व्यक्त किया गया है।
बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली में पहली आती है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी घटना केवल दूसरी घटनाओं के कारण ही एक जटिल कारण परिणाम के जाल में विद्यमान होती है। बौद्ध धर्म का क्षण भंगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पन्न होता है। उपसंपदा के बारे में यह बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। माध्यमिकवाद या शून्यवाद के बारे में इस मत को सापेक्षवाद भी कहते हैं। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को शून्यता कहा है। अरहत के बारे में यह हीनयान का आदर्श है, जो व्यक्ति साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं अरहत कहलाता है। श्रवण के बारे में यह ऐसी परंपरा होती है जिसमें वेदों को प्रमाणित न मानकर आत्मज्ञान, आत्मविजय एवं आत्म साक्षात्कार पर बल दिया जाता है। बोधिसत्व के बारे में बोधिसत्व महायानियों का आदर्श ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं निर्माण प्राप्त कर लिया है और दूसरों को निर्माण प्राप्त करने में मदद करते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए ही उन्हें धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अभय मुद्रा के बारे में अभय मुद्रा शरीर की वह मुद्रा होती है जो किसी अभय या पूर्ण आश्वासन देने की सूचक होती है। इन्हें दाहिने हाथ की हथेली सामने की ओर रखते हुए कुछ ऊपर उठाकर दिखाई जाती है और भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां अभय मुद्रा में है। और बिहार किसको कहा जाता है? या बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली जो थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब पढ़ते हैं प्रशासनिक शब्दावली, जिनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्रोनोमई, यह मैगस्थनीज के अनुसार जिला प्रमुख या भू राजस्व एवं सड़क निर्माण का एक अधिकारी होता है। आहार के बारे में आहार जिले की एक छोटी इकाई होती है जहां महामात्रों की नियुक्ति होती है। कंठक शोधन के बारे में यह आपराधिक या फौजदारी मामलों का न्यायालय होता है। रज्जुक, यह कृषि भूमि मापने तथा भू राजस्व निर्धारित भूमि विवादों का निराकरण करने के लिए ये रज्जुक का इस्तेमाल होता है। सीता एक राजकीय भूमि को कहा जाता है। समाहर्ता राजस्व वसूली अधिकार को। सभा, यह वैदिक काल में वृद्ध जनों एवं कुलीन व्यक्तियों की संस्था जिसका राजा पर नियंत्रण होता था। समिति उसको कहा जाता था जो वैदिक काल में कबीले की एक आम सभा होती थी और राजा के चुनाव में इसका योगदान सभा की तुलना में अधिक होता था। एक राट के बारे में एक राट, यह उत्तर वैदिक काल में चारों दिशाओं के विजेता को एक राट कहा जाता है। अब आता है सामाजिक शब्दावलियों में आती है पहली अमरम। अमरम विजयनगर साम्राज्य में सैन्य अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली भूमि है जिन पर उनके राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार होते थे। अमरनायक के बारे में अमरम नामक भूमि के मुखिया होते थे। मरुदम, यह तमिल साहित्य में उल्लेखित उपजाऊ भूमि होती थी। विदत या ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे प्राचीन संस्था है। सार्थवाय, यह व्यापारियों का नेता होता है। स्त्री धन, या विवाह के समय मायके रिश्तेदारों से महिला को प्राप्त धन होता है। श्रेष्ठी, यह श्रेणियों का प्रमुख होता है। पुरुषार्थ, जो जीवन के उद्देश्य को व्याख्यात करता है जैसे संसार। इनकी संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होती है। आर्थिक शब्दावलियों में आता है अग्रहारिक। अग्रहारिक एक पर्यवेक्षक या अग्रहार का अधिरक्षक होता है। अरहट्ट, यह राहट या सिंचाई के एक साधन होता है। चतुर्वेदी मंगलम, यह ब्राह्मणों के स्वामित्व वाला लगान मुक्त ग्राम होता है। देवाग्रहार, यह किसी भूमि को भूमि अनुदान के रूप में प्रयुक्त लगान मुक्त ग्राम होता है। बलि एक प्रकार का कर होता है। ब्रह्मदेय, यह ब्राह्मण को दी गई एक लगान मुक्त भूमि है। भुक्ति, यह जिलों के समूह या प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है जिन्हें पुंद्र, वर्धन भुक्ति या जेजाक भुक्ति आदि कहते हैं। उपरिक, यह भूमि का शासन होता है। महामात्र, यह ग्राह्य ब्राह्मण समुदायों के अधिकार में कर मुक्त भूमि होती है। बिष्टि, यह बंधुआ मजदूरी होती है। सद्भाव, यह फसल का एक हिस्सा जो राजस्व के रूप में राजा को वैध कर देता है। और सन्निधाता, यह कोषाध्यक्ष होते हैं। और हिरण्य, यह शब्दार्थिक अर्थ है जो स्वर्ण किंतु यह नगद रूप में वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर था। अब पढ़ते हैं दक्षिण भारत में प्रचलित शब्द के बारे में। उर, यह चोल काल में ग्राम सभा के लिए प्रयुक्त शब्द है। नाडु एक जिला है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। वरी एक चोल अभिलेख के कर के लिए प्रयुक्त शब्द है। इडगे, यह चोल काल में राज्य के बाएं बैठने वाले लोग होते हैं। कड़मई, यह भू राजस्व के लिए प्रयुक्त शब्द होते हैं। कोट्टम, यह जिले के लिए प्रयुक्त तमिल शब्द होते हैं। वारम, यह भूमि से प्राप्त राजस्व का भूस्वामी और बटाईदारों के मध्य बंटवारे की एक व्यवस्था होती है। वलनाडु, यह जिले से ऊपर की इकाई होती है। बेललाल, तमिलनाडु के कृषक समुदाय। गढ़भोग, एक या अधिक ग्रामों पर विविध लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व। अल, यह वरी या जनगणना कर या चुनाव कर होता है। उलगु, सीमा शुल्क होता है। अट्टिगम, भूमि विभाजन। टिडल, बंजर भूमि। तंगल, सिंचाई के लिए उपयुक्त तालाब। दलवृत्ति, सेना की देखरेख और रख रखाव के लिए प्रदत्त भूमि अनुदान होते हैं। और वायकल, जलमार्ग होता है। गंगई कोल्ड चोलपुरम को राजेंद्र चोल के लिए उपाधि के नाम से संबोधित किया था। अब धार्मिक शब्दावलियों में आता है अलवार। अलवार दक्षिण भारत के वैष्णव शाखा के संत हैं। नए वार को दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय के संत को कहा जाता है। पंचायतन, एक मंदिर निर्माण शैली जिसमें एक इष्ट देव और चारों ओर अन्य 4 देवताओं को स्थापित किया गया है। अब मध्यकालीन भारत से संबंधित शब्दावलियों में आती है अक्ता। अक्ता वह भूमि कहलाती है जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने तथा उसका उचित प्रबंध करने के लिए दी जाती है।
यह आनुवांशिक नहीं होती। अमलाक या मिल्क, यह मिल्क वह भूमि होती है जिसमें धर्म संबंधी तथा अन्य दान के कार्य के लिए प्रदान किया जाता था और यह पिता से पुत्र को पहुंचती रहती थी। आमिल, यह साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूली करने वाला पदाधिकारी होता है। खानका, यह वह स्थान जहाँ सूफी संत रहते हैं। दीवानी अर्ज, सैन्य विभाग होता है। वरीद, समाचार संपादक होते हैं। बलाहर, साधारण किसान को ही संभवतः बलाहर कहा जाता था। मुकद्दम, यह गांव का मुखिया होता था। हुंडी, यह हुंडी के द्वारा व्यापारी पैसे का लेन देन, बाजार से पैसा उठाना, उधार लेना तथा दूर दराज के इलाकों से व्यापार करने में इस्तेमाल करते थे। और हुंडी आधुनिक युग में इस्तेमाल होने वाले चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि का मध्यकालीन रूप है। जागीर, यह मुगल शासक के दौरान वह क्षेत्र होता है जिसका राजस्व किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में एक नियत अवधि के लिए दिया जाता था। इसे जागीर कहते हैं। जरीब, यह जमीन के एक माप का मापक उपकरण जिससे जमीन की माप की जाती है। जब्त, यह अकबर के काल में उस समय का प्रचलित माप के द्वारा राजस्व निर्धारित करना है। सुलह कुल के बारे में, यह अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को एक साथ समन्वित किया जिसे सुलह कुल कहा गया। मनसबदारी, यह मुगल काल में प्रचलित एक भू राजस्व व्यवस्था है। यहाँ पर यह शब्दावली से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है और यहाँ हमारा आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर भी पूरे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।